बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, खुश आमदीद। मैं फ़रा और मैं हमजा, और आप सब देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। फ़रा, आज बहुत ही अच्छे दिन का जो है ना आगाज़ हो रहा है और हम भी चाहेंगे कि आप सबकी भी जो मॉर्निंग है ना वो एक अच्छी खबर के साथ, एक अच्छी ऐसी मतलब कि खुशखबरी है ना वो कि सबका दिल जो है उससे बाग बाग हो जाएगा, दिल मुनव्वर हो जाएगा, जो भी कहा जाए। क्या फ़रा वो ऐसी चीज़ है कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़ायरीन को जाने की इजाज़त दे दी गई है। 18 अक्टूबर से जो ज़ायरीन हैं वो रोज़ा रसूल जा सकेंगे, दीदार कर सकेंगे और वहाँ पर दुआएं मांग सकेंगे। यकीनी तौर पर ये तो बहुत एक दरीना आरजू हम सब की। अल्लाह ताला हम सब की दुआएं कबूल और मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला जो है उसकी रहमत का जो ख़ास ज़रूर है वो वहाँ पे ज़रूर है, लेकिन उसकी जो अपनी बंदों के साथ रहमत है, जो उनके साथ उसका इबादत को और दुआओं को कबूल करने का सिलसिला है वो हर जगह है। सो अगर आपके दिल में तड़प और लगन मौजूद है तो अल्लाह ताला ले जाए ज़रूर, लेकिन आप कहीं पर भी दुआ कर रहे हैं तो अल्लाह ताला आपकी दुआओं में असर दे और उसे कबूल करे। और फ़रा, आपको पता है 2.5 लाख जो हैं अब मकामी ज़ायरीन हैं उनको उम्रा करने की भी इजाज़त दे दी गई है। पहले सिर्फ 6000 लोग थे जो उम्रा कर सकते थे। 18 अक्टूबर से जो दूसरा मरहला है 2.5 लाख जो ज़ायरीन है वो उम्रा कर सकेंगे। फिर 1 नवंबर से तो दूसरे ममालिक के जो लोग हैं वो भी जा सकेंगे। एक शेर मुझे ना याद आ रहा था मदीने के हवाले से, रहमान फ़ारिस हैं, बहुत अच्छे शायर हैं। उन्होंने कहा कि ये राज मुझ पे अचानक खुला मदीने में, ये राज मुझ पे अचानक खुला मदीने में कि बेअसर जाती नहीं दुआ मदीने में। मेरा जवाब मदीना था जब सवाल हुआ कि तुझको खुल्द में रहना है या मदीने में। वाह। तो इस तरीके से हम सब मुसलमानों के लिए बहुत अच्छी खबर है और उम्मीद करते हैं कि ये दरवाजे हमेशा हमारे लिए खुले रहेंगे और हम सब वहाँ पर जाकर रोज़ा रसूल का दीदार कर सकेंगे। बिल्कुल, आमीन। तो एक नज़र टॉप स्टोरीज पे। मुल्क का सियासी पारा हाई, हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। पीडीएम का पहला पावर शो 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में होगा। हुकूमत जलसे से खौफजदा है, अपोजिशन का दावा, कोई परवाह नहीं, हुकूमत का जवाब। कशकोल तोड़ने के दावे हवा हुए। मुल्की कर्जों में 1 साल के दौरान 3419 अरब रुपए इजाफा, मजमूई कर्जा बढ़कर 35,659 अरब रुपए हो गया। तो जी गुड न्यूज़ की बात हो रही है तो ये भी एक गुड न्यूज़ है जो कि हमने शेयर करनी है, और ये गुड न्यूज़ वो है जो कि पूरी दुनिया में हमारा जिसे कहते हैं सब्ज़ लाली परचम, पाकिस्तान का वकार और पाकिस्तान का मुकाम बुलंद होने की बात है, जिससे खुशी होती है हम सबको जब भी इस तरह की कोई खबर सुनने को मिलती है। सिफारती कामयाबी है, भारी अक्सरियत के साथ आइंदा 3 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल का पाकिस्तान जो है वो रुकन मुंतखब हो गया। और अहम बात यह है कि रिकॉर्ड वोट लिए, यानी 193 में से 169 वोट पाकिस्तान ने हासिल किए हैं। और ये पाकिस्तान की पॉलिसी पर, जो आलमी पॉलिसी है पाकिस्तान की, उस पर कितना एतमाद किया जा रहा है ये उसका भी मुंह बोलता फरा सबूत है। और बिल्कुल ये पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइंद है, कसीर तादाद में पाकिस्तान को वोट मिले और पाकिस्तान 5वीं मरतबा जो है ना मुंतखब हो गया। बिल्कुल, एशिया पैसिफिक रीजन से सबसे ज़्यादा वोट पाकिस्तान ने हासिल किए हैं। तो ये एक बड़ी जो है ना हमारे लिए अच्छी खबर है कि आलमी सतह पर भी जो पाकिस्तान है उसको सराहा जा रहा है, उसकी पॉलिसीज़ को सराहा जा रहा है। और पाकिस्तान अब 3 साल के लिए इसका जब इंसानी हुकूक काउंसिल है इसका रुकन मुंतखब हो गया है तो यकीनन जो पाकिस्तान के ऊपर दीगर खतरात भी मंडला रहे थे ना उनमें भी कमी आएगी और इसकी पॉजिटिविटी फ़रा उधर भी जाएगी इंशाल्लाह। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि इससे हमें जो है वो इस तरह से फ़ायदा और इस तरह से फ़र्क पड़े जिस तरह से कि आपने बताया। बिल्कुल ऐसे ही है फ़रा, और ये ऐसे ही है कि इस पॉलिसियों पर जो एतमाद का इजहार है ये बढ़ता चला जा रहा है और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, हुकूमत कोशिश कर रही है। पहले भी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जब बैरूनी दौरों पर जाते रहे, मुख्तलिफ़ वज़रा ख़ारजा से टेलीफोनिक राबते करते रहे, मुलाकातें करते रहे। उसके बाद भी पाकिस्तान का जो कश्मीर के हवाले से भी एक मौक़िफ़ था फ़रा, उस पर भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की गई थी और भारत को आलमी सतह पर भी ये कहा जा रहा था कि वहाँ पर जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं उनको ख़त्म किया जाए। और अब पाकिस्तान की जो दीगर चीज़ें हैं वो भी खुश आइंदाज तो अच्छी खबरों से फ़रा आगाज़ प्रोग्राम का आगाज़ किया। बिल्कुल, अच्छा जी।
आगे बढ़ेंगे फरा, एक ना सियासी मामला जो है ना उसके बगैर तो ब्रेड एंड बटर ही नहीं चलता ना पाकिस्तानियों का, कि अगर कोई सियासी उतार चढ़ाव ना हो रहा हो, सियासी चीज़ें ऊपर नीचे ना हो रही हो, तो कोई मामला जो है ना पाकिस्तानियों का नहीं हो रहा होता। और इस वक्त अपोजिशन और हुकूमत एक दूसरे पर ना बयानबाजी करके उस माहौल को गरमाते चले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन है ना वो थोड़ी सी ट्रिकी भी है, इसलिए कि एक तरफ महंगाई के बोझ तले दबी हुई आवाम है जिनका देरीना और असल मसला ये है कि उनको ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया नहीं मिल रही है, उनको ज़िंदगी गुजारने के लिए सहूलत नहीं मिल रही है, आसानी नहीं मिल रही है, बच्चों की फ़ीसें अदा करना मुमकिन नहीं रहा, बेरोज़गारी की तादाद में इजाफा हो रहा है। बल्कि एक जो रिपोर्ट है ना जो IMF की, जो कि हमें जो बता रही है जिन चीज़ों के बारे में, वो बड़ी अहम है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अगले साल महंगाई कम होगी, लेकिन इस साल महंगाई की जो शरह है 10.7% रहने का इम्कान है। अगले साल के बारे में वो कह रहे हैं कि हाँ 8.8% रहने का इम्कान है, विच इज़ गुड। अगले साल भी अगर रिलीफ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। फिर एक और चीज़ उन्होंने कहा कि 2021 में पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह बढ़ सकती है। इस वक्त जो शरह है ये 4.5% है, जो 2021 में बढ़कर 5.1% हो जाने का खदशा है। अब आप सोचें इस महंगाई के साथ जिसको कि अभी बता रहे हैं, और इतना अगर बेरोजगारी बढ़ेगी तो उसका फिर मुमकिन क्या हल निकलेगा और उसका क्या आवाम का रिएक्शन होगा। यकीनी तौर पर अपोजिशन जिन जलसे जुलूसों की बात कर रही है, हुकूमत का उसमें जो है वो बयानिया कुछ और है, अपोजिशन का बयानिया कुछ और, अवाम का बयानिया एक ही है। हमारे बुनियादी मसाइल जो है वो हल होने चाहिए। आप आए हमें ये बताएं कि हमें सस्ती बिजली कौन देगा, हमसे गैस का बहरान कौन टालेगा, हमें टमाटर प्याज अदरक चीज़ें सस्ती कौन सी होंगी, स्कूल की फ़ीसें कहाँ पे रेगुलेट होंगी, कहाँ पे हमें बेहतर सेहत की सहूलियात मिलेगी, कहाँ पे हमें रिलीफ मिलेगी। ये आम बंदे का सवाल, ये सारे सवालात एक आम आदमी के सवालात है, लेकिन जवाब में हमें ये मिल रहा है हमारे बैनर उतारे जा रहे हैं, हमें जलसा करने की इजाज़त नहीं जा रही, आप मास्क पहने बगैर जलसे में नहीं जा सकते, हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं, लेकिन आवाम का बुनियादी सवाल वही है। लेकिन अब बात फ़र्क वहाँ पर ही ख़त्म होती है कि अब जब पावर शो होने जा रहा है ना गुजरांवाला में, उस हवाले से बड़े मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। वो कि जी हमारे बैनर उतार दिए, वो कहते हैं भाई पैसे तो दे दें, आपके बैनर लगे रहने देंगे, तो जो दोनों पार्टियां उनसे ही बात कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल ट्रिकी सिचुएशन है, इसके बारे में जानेंगे कि हो क्या रहा है। सबसे पहले हमारे साथ हैं आसिफ करमानी साहब जो कि रहनुमा पाकिस्तान लीग नून है। गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। मुझे बताइएगा कि मरीम नवाज़ ने जो इंटरव्यू में कल कहा है कि शहबाज शरीफ मुफाहमत की कोशिश करते रहे हैं, अभी भी ये पॉलिसी कायम है कि शहबाज शरीफ के जेल में जाने के बाद ये पॉलिसी जो है ये भी लॉकअप हो गई है और अब मज़ामत का बयानिया जो है वो इन एक्शन है? हुकूमत का जो रवैया है वो तो आपके सामने है, अपोजिशन के साथ वो बैठना नहीं चाहते। रही जहाँ तक आपकी मफाहमत की बात, तो आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब ने जिनको बग़ैर तहकीकात किए और जिनसे प्रॉपर कोई इन्वेस्टिगेशन अभी मुकम्मल नहीं हुई थी, उनको जेल में डाल दिया गया। जब लीडर ऑफ द अपोजिशन ने असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर पाकिस्तान के लिए एक ताउन का हाथ बढ़ाया, तो आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने वो ताउन का हाथ जो था लीडर ऑफ द अपोजिशन की तरफ से बढ़ाया हुआ, उसको बुरी तरह झटक दिया था। तो सूरत हाल ये है कि जहाँ तक मफाहमत की बात है, पाकिस्तान के लिए तो हम हर तरह की मफाहमत चाहते हैं कि जिसमें पाकिस्तान की तरक्की हो, खुशहाली हो। पार्टी में हर तरह के मुख्तलिफ राय रखने वाले अहसाब मौजूद होते हैं और जमहूरियत का ये हुस्न होता है कि हर कोई अपनी राय रखता है, और लेकिन फाइनल जो फैसला होता है वो फिर जो नवाज शरीफ साहब कायद का फैसला होता है उसको शहबाज शरीफ साहब भी पाबंद होते हैं उसको अमल करने के, और तमाम पार्टी भी। तो इसमें ये जो आपने एक न जाने किन लोगों ने ये टर्म कॉइन कर दी है, बैड कॉप या गुड कॉप, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ वो सिर्फ पाकिस्तान का ही गुड सोचते हैं और हमेशा उन्होंने पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचा है और पाकिस्तान के लिए अच्छा किया है, जो कि उनकी माजी की जो कारकर्दगी है उसका वो जीता जागता सबूत है। जी करमान साहब, ये भी बता दीजिएगा कि एक जानिब आप जलसे कर रहे हैं, दूसरी तरफ कोरोना की दूसरी लहर की बात सिर्फ वफाकी हुकूमत नहीं कर रही, कराची में भी जो आपके साथ है सिंध हुकूमत वाले भी ये बात कर रहे हैं, तो फिर ये जलसे जुलूस आगे नहीं जा सकते हैं? क्या वजह है कि एक तरफ कोरोना की दूसरी लहर है और आप लोग जलसे जुलूस, और फिर जब वो मास्क की बात कर रहे हैं तो उस पर भी कुछ एहतजाज सामने आया? कोरोना जो है उससे तो एहतियात की जा सकती है ना, आप मास्क पहन सकते हैं, ग्लव्स पहन सकते हैं, और मामूलाते ज़िंदगी जौन से हैं वो चल तो रहे हैं। तो उसमें आप एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके मास्क पहन के
थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके अब ज़िंदगी को मुअत्तल तो नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो एक और वबा पिछले 2.25 साल से इस मुल्क पर मुसल्लत की जा चुकी है इस हुकूमत की सूरत में, उससे निजात हासिल करना बहुत ज़रूरी है। वो कोरोना से भी बड़ी वबा है जिसने पाकिस्तान की मईशत को तबाह बर्बाद करके रख दिया है, गरीब के मुंह से रोटी छीन ली है। अब गरीब आदमी बिजली का बिल दे, सुई गैस का बिल दे, सब्जी दाल आटा घी गोश्त खरीदे, चीनी खरीदे या बच्चों की स्कूल की फीसें दे। इसलिए बेहतर यही है कि इमरान खान साहब को खुद चाहिए कि वो अपनी तस्लीम करते हुए अपनी नाकामी एक अच्छे जैसे वो कहते हैं ना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, वो तो अपने आप को बड़ा खिलाड़ी कहते थे क्रिकेट का, तो वो तो उनको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए कि जब एक कप्तान देख रहा है कि उसकी टीम पिट चुकी है, उसकी टीम हार चुकी है, उसके बॉलर पिट चुके हैं, उसके बैट्समैन पिट चुके हैं और स्टेडियम में बैठे तमाशाई जो हैं वो उनको हूट कर रहे हैं, उनसे निजात की दुआएं मांग रहे हैं, तो उनको तो खुद चाहिए कि वो विकेट छोड़ दें। तो इसी सारे लोगों की मुश्किलात को, आवाम की मुश्किलात को देखते हुए पीडीएम जो है उसने ये फैसला किया है कि वो गुजरांवाला का जलसा करके आगाज़ करेगी एक पुरअमन एहतजाज का, और फिर बाकी दीगर शहरों में भी जलसे किए जाएंगे। और राय आमा जो है वो इस वक्त पूरी तरह पीडीएम के साथ है। लोग इस हुकूमत से तंग आ चुके हैं और वो गुस्से में हैं, वो बाहर निकलना चाहते हैं। और एक गुजरांवाला का जलसा जो है वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के आने वाली सियासत का जो सिमत है, उसका जो रुख है, उसको मुतय्यन करेगा। जी अच्छा, वैसे हुकूमत तो ये भी कह रही है ना कि आपका बयानिया तो वोट को इज्जत दो है, तो जो अवाम का बयानिया है वो तो कुछ और है, आपने उसके हवाले से बात की। लेकिन एक शिकायत आपको ये भी है कि हुकूमत जो है वो गुजरांवाला में जलसे के बैनर्स उतार रही है। हुकूमत की तरफ से मौक़िफ़ यह है कि इसके लिए बल्दिया को फ़ीस देना लाजिम होता है, तो क्या फ़ीस अदा की गई, वो अदायगियों की रसीदें मौजूद हैं? और ये जो मामला है इख्तलाफ का हुकूमत का, जब हुकूमत इजाज़त दे रही है, वो कह रही है हमें कोई एतराज़ नहीं है, तो फिर ये मामला क्यों आ रहे हैं कि GT रोड पर जलसा कर लेंगे अगर हमें इजाज़त ना मिली ग्राउंड में जलसा करने की टाइमली? बैनर उतारना और बैनर फाड़ना, इन बातों में बहुत फ़र्क है। और दूसरी बात यह है कि ये किस कानून में लिखा है कि आप अभी तक आपने इजाज़त नहीं दी बाज़ाब्ता? ये कहाँ लिखा है कि आप मुस्लिम लीग नून के और पीडीएम के कारकुनों के घरों में छापे मारें और चादर और चार दीवारी को पमाल करते हुए उन्हें हरासा करें? और ये कहाँ लिखा है, किस कानून में लिखा है? ये इसकी कौन सी फ़ीस देनी पड़ती है कि आप कॉर्नर मीटिंग जोन से उन पर छापे मारें और लोगों को, बेगुनाह लोगों को आप गिरफ्तार कर रहे हैं? ये होता है कोई, ये जमहूरियत है वो जिसका दावा करते हैं इमरान साहब के मैं जमहूरियत हूँ? जमहूरियत का मतलब तो है टॉलरेंस, जमहूरियत का को मतलब है नॉइज़। आपको अपोजिशन की आवाज़ सुनना भी पड़ती है और बर्दाश्त भी करना पड़ती है। ना इनमें सुनने का हौसला है, इनमें बर्दाश्त का हौसला है। तो ये तो अपनी, मैं समझता हूँ कि अपने लिए ये हुकूमत खुद गड़ा खोद चुकी है, बस अब इसके गिरने की देर है। और इंशाअल्लाह गुजरांवाला का जलसा होगा, ये इनकी इस गड़े में उनको गिराने में एक पहला धक्का साबित होगा। ठीक है किरमानी साहब, ये बताइएगा कि जो गुजरांवाला का जलसा होगा वहाँ पर बयानिया क्या होगा? क्या जैसी मियाँ नवाज शरीफ ने तकारीर की थी वैसी ही तकारीर की जाएंगी? और अगर वैसे ही इदारों के खिलाफ तकारीर की गई तो क्या आप नहीं समझते कि हुकूमत को बिलाखिर तो फिर मुकदमात दर्ज करने पड़ेंगे? हम तो इदारों का भी एहतराम करते हैं ये, और ये जो दावा करते हैं इमरान साहब के जी फ़ौज मेरे साथ है, भाई फ़ौज आपकी नहीं है सिर्फ, फ़ौज मेरी भी है। फ़ौज 22 करोड़ आवाम की है, आपकी सिर्फ फ़ौज नहीं है, ये पाकिस्तान की फ़ौज है, ये आपकी फ़ौज नहीं है। और इस तरह इदारों के दरमियान और अफराद के दरमियान आप गलतफहमियाँ पैदा करते हैं जिसके इनको बड़े खौफनाक नताइज भुगतना होंगे। दिस प्रैक्टिस मस्ट स्टॉप नाउ। अगर आप चाहते हैं इस मुल्क को आगे लेके जाना तो आपको ये इदारों को पोलिटिसाइज करना, वो बात करें कि पानी पड़े, आग पर तेल मत डालो मेरे भाई। इसमें पाकिस्तान की कोई साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। और वो ये कह रहे थे कि भाई हमारी जंग तो इनफरादी लोगों के साथ है और फिर बैनर्स का मामला फरा वहाँ पे है, उसमें से कोई हल नहीं निकल रहा है।
फरहत दूसरा मामला यह है कि कुछ हुकूमती अरकान ही हुकूमत से नाराज़ भी हैं। वो स्टोरी जो है ना वो बिल्कुल 180 डिग्री पर ले गए हैं और कह रहे हैं कि भाई इतनी करप्शन तो कभी नहीं हुई थी जितनी इस दौर में करप्शन हो गई है। अच्छा, कुछ क्योंकि फरदौस शमीम नकवी साहब भी अभी हमें भूले तो नहीं है, थोड़ा सा गायब जरूर हो गए हैं, मंजर आम से उनके बारे में पता नहीं चल रहा, लेकिन इख्तलाफात की खबरें जो है वो तो आती हैं, तो हम जानेंगे इस बारे में। कल की जो एक थी कि हाँ जी, मेजर ताहिर सादिक साहब जो है, मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक साहब जो कि रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कुछ इख्तलाफात जो हैं वो सरफेस हुए थे उनके, पूछते हैं उनसे। मुझे बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन सुबह सवेरे पाकिस्तान। आपका काबीना और वज़ीर आज़म से कोई इख्तलाफ है? आपने ये जो कुछ एहतजाज किया है वो किस बारे में था? मैं ये समझता हूँ कि जो काबीना के अंदर कुछ ऐसे अनासर बैठे हैं जो कि खान साहब को चलने नहीं दे रहे। खान साहब का जो विजन है, जो चाहते थे कि एक अच्छी और मुस्बत तब्दीली आए पाकिस्तान के गरीब आवाम के लिए, लोगों को इंसाफ मिले और वो भी उनकी दहलीज में करप्शन फ्री सोसाइटी हो, महंगाई पे कंट्रोल हो, बेरोज़गारी का खात्मा हो, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो, तालीम बेहतरीन और आला हो और गरीबों के लिए मुफ्त तालीम हो। मैं समझता हूँ कि ये जितने भी चीज़ें हैं इनमें से अभी तक कोई हो नहीं पाई। और अब हालत ये है कि जो महंगाई है, खान साहब तो दिन रात कोशिश में है, काविश में है, उन्होंने बेशुमार माफियाज के खिलाफ एक्शन लेने की भी कोशिश की है, लेकिन मैं समझता हूँ कि महंगाई को कंट्रोल करने की बजाय उसमें मजीद इजाफा हो रहा है। और ये क्योंकि हम पब्लिक के अंदर रहते हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी है, एक बहुत बड़ी तकलीफ देह बात है कि जब गरीब लोग बोलने लग पड़े, गरीब लोग रोने लग पड़े, गरीब लोग आके हमारे सामने पीटने लग पड़े। ठीक। और मैं समझता हूँ इसका तदारक करना खान साहब का अव्वल काम होना चाहिए। जिस शख्स ने यहाँ से उठकर कहीं बाहर चले जाना है, जब हुकूमत खत्म होनी है, तो उसने क्या राय देनी है या क्या मामले को सुलझाने की कोशिश करनी है। हमारी गवर्नमेंट डिलीवर कर रही हो, लोग खुश हों, चीजें सस्ती मिल रही हों, तालीम आम हो, बिजली का बिल मुनासिब हो, लोगों की रीच में हो, गैस का बिल लोगों की रीच हो, खुश हो, तो मैं सवाल ही नहीं पैदा होता कि अपोजिशन जो है वो कोई बिल्कुल ठीक है। ताहिर सादिक साहब, ये सारे मसाइल जो आप बता रहे हैं, इनको हल करने के लिए रजाकार जो टाइगर फोर्स है उससे ये तमाम मसाइल हल करने की ख्वाहिश कैसी है हुकूमत की? खास तौर पर ये तो वजीर आजम जो है कह रहे हैं कि टाइगर फोर्स जो है मामला को कुछ बेहतर करते हैं। उनकी राय है। नहीं, देखें पहली बात तो ये है, टाइगर जो फोर्स है, मुझे आप ये बताएं कि इनके पास क्या कानूनी हैसियत है? इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। और ये टाइगर फोर्स वाले भी कब बेशुमार लड़के मेरे पास कल आए थे, वो अपना रोना रो रहे थे कि हम जब जाते हैं कोई हमसे लड़ाई कर लेता है, हम जाके थाने में बताते हैं, उनकी कोई दाद रसी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, उनको एक जगह से 30 किलोमीटर दूसरी जगह भेज देते हैं, खाने का कोई बंदोबस्त नहीं है। भाई ये जो टाइगर फोर्स बनाई है, इनमें से अच्छे लोग सिलेक्ट करें और इनको ट्रेन करें, इनको कोई लीगल कवरेज के अंदर लाएं और लीगल देखें। अब ये जाएंगे लोगों के साथ करेंगे, चलान करेंगे या उनको वो कहेंगे कि आप ये ज़्यादा बेच रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं? ये इनकी क्या कानूनी हैसियत है? लोग दूसरे दिन अदालतों में चले जाएंगे कि देखें जी ये वैसे ही आके टाइगर फोर्स वाले हमें तंग कर रहे हैं। और फिर आपको पता है कि हमारे माशरे के मामलात और हालात ही ऐसे होते हैं, अगर 10 लड़के अच्छे हैं, कोई 2-3 बुरे बीच में से निकल आएंगे, वो गलत काम करेंगे। हाल में मेजर ताहिर सादिक साहब, ये सारी बातें क्या वज़ीर आज़म के इल्म में नहीं है? क्योंकि वो तो हर दफ़ा बड़ी उम्मीद के साथ और बड़े हौसले के साथ जो है वो ऐलान करते हैं कि टाइगर फोर्स जो है वो सरकारी इदारों पर भी नज़र रखेगी, अब टाइगर फोर्स जो है वो कीमतों पर भी नज़र रखेगी। तो ये जो मामलात हैं ये भी इल्म में होना ज़रूरी है। और एक और नारा था बहुत बड़ा, करप्शन फ्री पाकिस्तान का, उनका नारा यही था कि करप्शन का खात्मा करेंगे। आप कह रहे हैं कि उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो उन्हें काम नहीं करने दे रहे, तो फिर करप्शन का खात्मा कैसे होगा जब बकौल आपके उनके इर्द गिर्द ही वो तमाम लोग मौजूद हैं जो कि उनको देखने ही नहीं दे रहे कि बिजली, गैस, आटे का बहरान, चीनी का बहरान? देखें जी, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को थोड़ा सा, देखें हम निकले हैं मुल्क को तब्दील करने के लिए, मुल्क के अंदर तब्दीली लाने के लिए, हमें अपने अंदर भी तब्दीली लानी चाहिए, हमें अपने आप को भी दुरुस्त करना चाहिए, हमें अपने आप
आपको अपनी सिमत को सही करना चाहिए। अच्छे लोगों की टीम बनाएं, ऑनेस्ट लोगों की टीम बनाएं, डिलीवर करने वाले लोगों की टीम बनाएं। ये चापलूस जो लोग हैं इनकी टीम ना बनाएं, या ये जो नॉन इलेक्टेड हैं और कहते हैं जी टेक्निकल लोग हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा ये मामलात को समझते हैं और ये सुलझा सकते हैं। मैं खान साहब को फिर बार बार ये हम रिक्वेस्ट करते हैं कि खान साहब खुदारा ऐसे मामलात चलाएं जिससे मुल्क के अंदर बेहतरी आए, महंगाई के अंदर कंट्रोल, महंगाई अंडर कंट्रोल आए, रोजगार लोगों को मिले। हमने लोगों से 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया, कोविड के बाद और हालात खराब हैं, तो इस तरफ तवज्जो दें, वैकेंसीज क्रिएट करें, खुदारा वैकेंसीज क्रिएट करें, माहौल बेहतर करें। आपने कहा जी 50 लाख हमने वो घर देने हैं लोगों को, तो उसकी तरफ तवज्जो दें, उनको ठीक करें, गवर्नेंस को बेहतर करें। अब देखें ना, ये कौन सा मामला है, इसमें कौन से पैसे लगते हैं कि रिश्वत भी नीचे हमने ख़त्म करनी है, कानून सख्त बनाए। आपने तो ब्यूरोक्रेसी को टोटली अभी कर दी है, मादर पिदर आज़ाद हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं, उनको डर नहीं, उनको खौफ नहीं, किसी इंक्वायरी का डर नहीं, कोई मतलब किसी चीज़ से वो खौफ नहीं रखे, और दोनों हाथों से लूट रहे हैं। और ये नहीं, एक तमाम महकमे निचली लेवल पे आप चेक कर लें, पूरा सर्वे कर लें। हम तो ये बात इसलिए कर रहे हैं कि अब हम बिल्कुल इस नैज पे पहुंच गए कि लोग अब हमें पत्थर मारेंगे। बिल्कुल ठीक है। ताहिर सादिक साहब हमारे साथ मौजूद है। फरा, इन्होंने सारी वो बातें की हैं जो वज़ीर आज़म इमरान खान जलसों में ये बातें करते रहे हैं और तकरीरों में ये बातें करते रहे हैं। वो बुनियादी बातें ये वो कर रहे थे कि जिस पे वोट लिए गए। लेकिन इस तरह की बातें ना तहरीक इंसाफ के अंदर से भी उठ रही हैं कि नूर आलम साहब ने भी एक दफ़ा इस तरह की बात की थी, फिर फिरदौस शमीम नकवी साहब ने भी इस तरह की जो है वो ठीक है, उनके शिकवे का अंदाज पे एतराज़ हो सकता है, काफ़ी अग्रेसिव हो गए थे। बात तो जो की जा रही है वो वही है जो कि अवाम की इस वक्त तर्जुमानी है, हकीकी तर्जुमानी है। लेकिन नतीजा क्या निकलेगा ये आइंदा आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि किस दर्जे हुकूमत जो है वो अवाम की उम्मीदों पे, तवक्कुआत पे पूरा उतरती है और महंगाई पे काबू। और जो वज़ीर आज़म ने एक्शन लिया है उसके समरात अवाम को मिलेंगे कि नहीं। अब चलते हैं एक ब्रेक की जानिब। सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और बात करेंगे कुछ पाकिस्तान की मईशत की इस वक्त जो कुछ बहुत अच्छी नहीं है। बिल्कुल ऐसी है फरा। और अगर सिर्फ 1 साल की बात कर ली जाए ना, तो आदाद व शुमार के मुताबिक, स्टेट बैंक के मुताबिक 3,419 अरब रुपए जो है ना पाकिस्तान का जो वफाकी हुकूमत का कर्जा वो बढ़ गया। क्योंकि अभी तक जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 2020 तक वफाकी हुकूमत का मजमूई कर्जा 35,659 अरब हो गया, जबकि अगस्त 2019 में पाकिस्तान का मजमूई कर्ज 32,240 अरब था। तो ये जो इजाफा है ये यकीनी तौर पे अलार्मिंग है। गुज़िश्ता 1 साल में जो मुकामी कर्जा है उसमें जो इजाफा हुआ है ये 2,086 अरब रुपए है, जबकि बैरूनी कर्जा जिसमें जो इजाफा हुआ है वो 11,559 अरब रुपए हो गया है। और ये जो बढ़ते कर्जे हैं और ये जो बढ़ते मामलात हैं ऐसे कर्जे के, ये पाकिस्तान की मईशत के लिए कितने सवाल उठा रहे हैं। बाकी आशारियों की बात होती है तो सब अच्छा है ही आता है, लेकिन कर्ज आखिर फिर क्यों बढ़ता जा रहा है अगर बाकी सब अच्छा है तो? कुछ याद है वज़ीर आज़म ने कहा था कि शकोल तोड़ देंगे, कर्ज नहीं लेंगे, हम उसमें नहीं जाएंगे। तो फिर एक ऐसी हुकूमत जिसका एक मंशूर था, एक विजन था, वो क्यों कर्जों की मजीद दलदल में धंसती जा रही है? और पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी जो है वो इस हवाले से ज़ाहिरी तौर पर जो मुल्क कर्जों की दलदल में होगा उसकी नेशनल सिक्योरिटी भी जेपरडाइज होगी। डॉक्टर हफीज़ पाशा हमारे साथ है, माहिर मईशत, उनसे जानेंगे। डॉक्टर माइएगा, गुज़िश्ता 1 साल में पाकिस्तान का मजमूई कर्ज स्टेट बैंक के मुताबिक 3,419 अरब रुपए बढ़ा है। अगर इसी लिहाज से बढ़ता रहा कर्जा तो पहले तो हमें बताया जाता पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को खतरा है, लोग आएंगे पाकिस्तान को डिक्टेट करेंगे अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस, खुदा न खास्ता हमारे जो एटॉमिक असासे हैं उन तक को खतरा। तो अब सॉवरेनिटी को आपके ख्याल में कोई मसला हो सकता है कर्जों के बढ़ने से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पिछले साल जो कर्ज़ों में इजाफ़ा हुआ वो पिछले साल के बरक्स काफ़ी कम था, और वजूहात दो हैं। एक तो ये है कि हमारा जो बजट का खसारा है वो काफ़ी बढ़ चुका है, वो तकरीबन हमारे जो जीडीपी है उसका तकरीबन 8% हो चुका है। दूसरी वजह जो 2 साल में जो कर्ज़ों में कदर में इजाफा हुआ है वो ये है कि अब रुपए की जब कदर आपने बहुत गिराई है तो उसके नतीजे में जो हमारा डॉलर का जो कर्जा है
उसकी रुपए की वैल्यू बहुत बढ़ गई है। इस वक्त पाकिस्तान का कर्जा जो है, पब्लिक डेट जिसे हम कहते हैं हुकूमत का, वो 90% ऑफ द GDP से भी ज़्यादा है और ये बहुत ही ऊंचा लेवल है और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि इसको किसी न किसी तरीके से कम किया जाए। आपको याद होगा कि 2005 में एक फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया था। उसके तहत पब्लिक डेट 60% ऑफ द GDP से ऊपर नहीं जा सकता, मगर अब आप सोचिए कि हम 90% तक पहुंच चुके हैं। ये तकरीबन बिल्कुल बस से बाहर हो चुका है। जी ठीक है डॉक्टर साहब, ये बता दीजिएगा, क्या जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, जब हुकूमत वज़ीर आज़म इमरान खान को मिली, तो पिछले जो खसारे थे, पिछले जो कर्जे थे, और कोई पाकिस्तान के पास हल ही नहीं था, मज़ीद कर्जे लिए जाते, या फिर मौजूदा हुकूमत की भी नाअहली मौजूद है कि हमें ज़्यादा कर्जे लेने पड़ रहे हैं? आगाज़ में देखिए, जब नई हमारी हुकूमत आई है तो उस वक्त हमारा जो तिजारती खसारा था वो हद से ज़्यादा बढ़ चुका था, तकरीबन 20 अरब डॉलर तक जा चुका था और उसको फाइनेंस करने के लिए कर्ज़ों के लेना बहुत ज़रूरी हो चुका था। और उसके नतीजे में अब आप ये देखिए कि तकरीबन हर साल 8 से 10 अरब डॉलर का इजाफ़ा होता रहा है हमारे एक्सटर्नल डेट में। ये हुकूमत ने जो मुश्किल इक़दामात लिए हैं और उसके नतीजे में अल्लाह के फजल से हमारा तिजारती खसारा नहीं रहा, अब तो सरप्लस में आ गया है। ये यकीनन एक बहुत बड़ा कदम आगे है, मगर इसे हासिल करने के लिए बहुत से सख्त इक़दामात लेने पड़े, जिसके वजह से मुल्क के माशी हालात आप देखेंगे कि शरह नमू जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर हो गया। ठीक है। अच्छा, हुकूमत ये भी कहती है कि ये कर्जे लेना मजबूरी थी, क्योंकि जितना डेफिसिट छोड़ के गई थी पिछली हुकूमत, मैनेज नहीं हो सकता था। आपके ख्याल में इन कर्ज़ों को लिए बगैर भी कोई ऑप्शन मौजूद थी हुकूमत के पास ताकि वो निज़ाम हुकूमत चला सके अच्छी तरह से? मेरा ख्याल ये है कि पिछली हुकूमत को कम से कम इस बात पे तवज्जो देनी चाहिए थी कि हमारे बरामदात में तेज़ी से इजाफा हो। उस पिछली हुकूमत के दौरान आपके बरामदात में इजाफा नहीं हुआ और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह थी कि आपने रुपए की कदर को एक तरह से आर्टिफिशियली उसको कायम रखने की कोशिश की। एक वक्त ऐसा भी था कि जब हमारा रुपया जो है वो तकरीबन 37% ओवर वैल्यू हो चुका था, तो इसलिए आपके एक्सपोर्ट्स जो हैं वो नहीं बढ़ रहे थे। बिल्कुल सही। ये भी फरमा दीजिएगा कि आपके इल्म में ही है कि हुकूमत का जो नारा था बहुत बड़ा, वो ये था कि कर्ज नहीं लेंगे और ये है कि कशकोल तोड़ देंगे, इस्लाहात लाएंगे और मुल्की कर्जे जो हैं वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। लेकिन हुकूमत जो है तो मुसलसल बार बार कर्जे ले रही है। तो आपके ख्याल में क्या कर्जे लिए बगैर किसी भी तरह से आगे चलना मुमकिन नहीं है, और क्या मुसलसल कर्जे लेना जो है ये हमारी मुश्किलात का हल है, हमारे मसाइल का हल है? देखिए, हुकूमत को जो करना था उन्होंने किया है, और वो ये कि दरामदात को बहुत हद तक गिराया है। तकरीबन 20% आपने अपने इम्पोर्ट्स या दरामदात को कम किए हैं और इसको हासिल करने के लिए आपने करेंसी रुपए की कदर को बहुत गिराया। आपने सर सूद को एक वक्त तो 13.25% तक लेके चले गए। आपने कुछ टैक्सेस भी लगाए। इसके नतीजे में आपने जितने गुंजाइश थी दरामदात कम करने की, आपने उसमें कमी की है। अब आपके पास एक ही रास्ता है, अगर आप कर्जे नहीं लेना चाहते हैं तो तेज़ी से आपको बरामदात बढ़ाना पड़ेगा। और उस सिलसिले में जो आपने एक ज़माने में हुकूमतों ने बहुत से मराद दिए थे एक्सपोर्ट्स को, ये मराद कुछ ये नई हुकूमत ने वापस ले लिए हैं, जिस तरह ज़ीरो रेटिंग वापस ले लिया है। तो अब वक्त आया है कि वो फिर से सोचें और जो इंसेंटिव्स हैं सारे आप फिर से अपने बरामदात को दें, इसलिए कि दुनिया के मार्केटों में बहुत टाइट पोजीशन है। हमारे एक्सपोर्ट्स को कम्पिटिटिव बनाने के लिए हमें बहुत से इंसेंटिव्स देने चाहिए, वो अभी तक इस बजट में हमने नहीं देखे। हमें अब पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि दरामदात में कमी जितनी होनी थी हो चुकी, अब बरामदात में तेज़ी से
करें और अपने पॉलिसीज़ को एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ ले जाएं। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे। बरामदात को बढ़ाना होगा, पॉलिसीज़ को जो है थोड़ा सा फ्रेंडली भी बनाना होगा। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो भी पिछले कुछ अरसे से बात कर रही है कि हमें नई टेक्सटाइल पॉलिसी जो है वो दी जा सके ताकि हम एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने और अपनी चीज़ों के बरामदात के ऊपर जान सकें कि हुकूमत का क्या इस बारे में रवैया। लेकिन मेरा ख्याल अभी वो भी थोड़ा तातुल का शिकार है। एक और बहुत अहम मामला है जो हम सबकी ज़िंदगियों से जुड़ा हुआ है, वो है मुफ्त अद्वियात की फराहमी, जिसका सिलसिला जो है वो जारी रहा है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में। अब सुनने में आ रहा था और सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चल रही थी जिसमें दिखाया जा रहा था कि कुछ बैनर्स लगे हुए हैं और वहाँ पर मुफ्त अद्वियात जो कि मुहैया की जाती थी उसका सिलसिला जो है वो अब बंद किया जा रहा है। तो हमने इस हवाले से जानने की कोशिश की है और बातचीत की है। सूबाई वज़ीर सेहत हमारे साथ यास्मीन राशिद साहिबा। गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग यास्मीन राशिद साहिबा। डॉक्टर साहब बताइएगा कि जो PIC है इसमें दिल का सबसे बड़ा अस्पताल है, लोगों को खासे कंसर्न थे जब वो एक बैनर सामने आया जिसमें लिखा था कि 10 अक्टूबर के बाद अद्वियात जो है मुफ्त वो नहीं मिलेंगी। तो क्या ये बात दुरुस्त है? क्या बजट में वाकई पैसे नहीं रखे गए? मेरा ख्याल है ये कोई गलत बात जो है वो सामने आई है। वजह ये है कि कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल्स को बहुत बड़ा बजट दिया जाता है और कोरोना के वबा के दौरानिया में जब बहुत ज़्यादा इंतहा पे वबा फैली थी तब भी हमने कार्डियोलॉजी के मरीज़ों की दवा नहीं रोकी बल्कि उनकी दवाइयाँ जो हैं उनके घर तक पहुँचाई हैं। तो मेरा ख्याल है ये गलत फहमी फैली हुई है, कार्डियोलॉजी की दवाइयाँ बिल्कुल रोकी नहीं गई। कई दफ़ा ये होता है कि किसी हॉस्पिटल में चंद दिनों की कोई सप्लाई का प्रॉब्लम होने की वजह से एकदम एक अफवाह फैलती है और लोगों का ख्याल होता है। इसलिए मैं लोगों को तसल्ली देना चाहती हूँ कि 32 अरब का बजट हुकूमत पंजाब ने रखा हुआ है, जिस 32 अरब के अंदर हम कार्डियोलॉजी के मरीजों की दवा। ये कह दीजिएगा कि जो हुकूमत है पंजाब हुकूमत, उसका लग रहा है कि फोकस जो है वो यूनिवर्सल जो हेल्थ सिस्टम है उसकी बजाय इंसाफ कार्ड पर ज़्यादा है। इंसाफ कार्ड पर इतना ज़्यादा फोकस क्यों किया जा रहा है? क्या यही वजह है कि जब इंसाफ कार्ड मुतारिफ करवाया जा रहा है तो जो मुफ्त अद्वियात हैं वो भी अस्पतालों से नापैद होती जा रही हैं? मैं दोबारा दोहराऊं कि हॉस्पिटल में दवाइयों की कोई कमी नहीं है। हर इंडोर के मरीज़ को, इमरजेंसी के पेशेंट्स को और ख़ास तौर पे कार्डियोलॉजी वगैरह की सारी यूनिट्स में सब दवाइयाँ मरीज़ों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। कार्ड्स के ऊपर हम क्यों ज़ोर दे रहे हैं? क्योंकि हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हर गरीब आदमी जो है उसके हाथ में एक कार्ड हो, खुदा न खास्ता वो सरकारी अस्पताल की जगह उसके घर के करीब तरीन कोई प्राइवेट अस्पताल है जो पैनल हुआ है वहाँ से जाके वो अच्छे से अच्छा इलाज करवाए। आप मुझे ये बताइए कि हेल्थ कार्ड का फ़ायदा ही हो सकता है, नुकसान तो नहीं हो सकता। 7,20,000 का कार्ड है और इस 7,20,000 के कार्ड के अंदर डायलिसिस की फैसिलिटी है, इसमें हार्ट के प्रॉब्लम की फैसिलिटीज़ है, इसमें डायबिटीज़ की फैसिलिटी है, इसमें छोटे बड़े ऑपरेशंस की फैसिलिटी, ऑर्थोपीडिक की है। तो ये फ़ायदे का कार्ड है। एक गरीब आदमी के घर खुदा न खास्ता बीमारी आ जाए तो सबसे बड़ा शौक जो उसको मिलता है वो हेल्थ शौक है, क्योंकि उसको पैसों की ज़रूरत पड़ती है ये सब इलाज करवाने के लिए। इस हेल्थ कार्ड के थ्रू से इलाज मिलते हैं। 52 लाख कार्ड बांट दिए गए हैं। खान साहब चाहते हैं यूनिवर्सल कवरेज के लिए बहुत ज़रूरी है कि पंजाब की ज़्यादा से ज़्यादा आबादी को हम हेल्थ कार्ड दे दें। तो इंशाल्लाह 20 लाख कार्ड और बांटे जाएंगे ताकि हम 72 लाख पे पहुँचे और फिर एक्सपेंशन के लिए जो हमें इंस्ट्रक्शंस प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर से मिली है वो मजीद एक्सपेंशन भी हमने शुरू कर दिया। लेकिन डॉक्टर साहिबा, यूनिवर्सल हेल्थ केयर के लिए एक हेल्थ केयर सिस्टम की मौजूद होना भी तो बड़ा ज़रूरी है ना। पाकिस्तान में तो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम ही नहीं है। बेसिक हेल्थ यूनिट्स जो हैं वहाँ पे कहाँ पे आपको कार्डियोलॉजी का ट्रीटमेंट मिलेगा, डायलिसिस सेंटर्स मिलेंगे, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ लेवल पे भी ये सहूलियात मौजूद नहीं है। तो अगर हेल्थ कार्ड लेके हर एक ने लाहौर ही आना है और यहाँ पर ही आकर इलाज कराना है तो ये कन्वीनियंस तो नहीं है और यूनिवर्सल हेल्थ सिस्टम तो नहीं कहा जा सकता। सारा लोड जो है वो तो फिर पंजाब के और ये लाहौर के अस्पतालों पर ही पड़ेगा।
265 अस्पताल जो हैं वो पूरे पंजाब के अंदर इम्पैनल्ड है। हर शहर के अंदर, छोटा हो या बड़ा हो, उसके अंदर अगर कोई प्राइवेट अस्पताल है जो 24 घंटे चल रहा है तो वो सारे अस्पतालों को इम्पैनल कर दिया गया है। कार्डियोलॉजी की जितनी यूनिट्स हैं, चाहे वो PIC है या वो मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है या फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है या रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, ये सारे जो हैं ये बेसिकली सारे इम्पैनल्ड यूनिट्स हैं। और ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि अब तक लोगों ने 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस कार्ड से फ़ायदा लिया है पिछले 1.5 साल के अरसे के अंदर। और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जैसे जैसे लोगों में शऊर पैदा होगा जिस तरह कार्ड इस्तेमाल करने, इसी तरीके से हालात बेहतर है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हमारे साथ मौजूद थी और फरा वो मामला के लोग खासे परेशान थे और क्वेश्चन कर रहे थे, वो तो उन्होंने क्लियर कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ये अफवाहें हैं। लेकिन इस तरह की अफवाहों पे फिर हुकूमत का मौक़िफ़ भी तो फौरी तौर पे सामने आना चाहिए। एक्शन सोशल मीडिया पे अगर ये कैंपेन की, और बैनर लगा हुआ है, लोगों ने वो बैनर कोट किया वहाँ पे कि देखिए 10 तारीख से 10 अक्टूबर से अद्वियात नहीं मिलेंगी। और ये भी कोई हुकूमत है, तो अगर हुकूमत समझती है कि ये गलत है तो फेक न्यूज़ का एक सिलसिला है ना, उसके खिलाफ भी इफेक्टिव कार्रवाई होनी चाहिए। एक और चीज़ की तरफ चलेंगे, कब्ज़ा माफिया के बारे में बहुत सारी बातें जो हैं पिछले दिनों चीफ जस्टिस साहब ने भी की, लाहौर में बैठकर की। लाहौर के कब्ज़ा माफिया को इसका जो है तनकीद का निशाना बनाया, एडमिनिस्ट्रेशन को निशाना बनाया, पुलिस की कारकर्दगी के ऊपर बात की। लेकिन क्या करें कि कराची हो, लाहौर हो या इस्लामाबाद हो, जी हाँ, वफाकी दारुल-हुकूमत जो है वो भी महफूज नहीं है। कभी कब्ज़ा माफिया की जड़ें जो हैं पूरे मुल्क में बहुत गहरी हैं। एक सेनेट में एक कायमा कमेटी की बराए मकान और तामीरात का इजलास हुआ, उसमें ना बड़े होशरुबा किस्म की बड़ी गुफ्तगू, बड़ी मज़े की। फ़र्क देखिए, उसमें ऐसा लगा कि मैं और आप नहीं, आम आदमी नहीं, ऐसा लगा कि सेनेटर्स भी बेबस हैं, वो भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और वो जान ये कब्ज़े हो गए हैं, कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर, इनको छुड़वा दें, कैसे छुड़वाएं। वो खुद इतना परेशान है कि कब्ज़ा माफिया इतना कुछ स्ट्रॉन्ग माफिया है। हाँ, और उसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि ये G14 सेक्टर की बात हो रही है। जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं वो जानते हैं, सरकारी मुलाजमीन को ये सेक्टर और बहुत सारे और लोगों को ये सेक्टर अलॉट हुआ है और सालों गुजर चुके हैं, डेकेड्स गुजर चुके हैं अलॉटमेंट को, लेकिन वहाँ पे कब्ज़ा माफिया मौजूद है। जो फिगर सामने आई है ना, 580 सिर्फ मुकामी लोग हैं और 1100 के करीब कब्ज़ा माफिया। और एक और बात सुने सोने पे सुहागा, इसी मीटिंग में बताया गया कि गए थे छुड़ाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन वाले, इंतज़ामिया वाले, लेकिन कब्ज़ा माफिया इतना ताकतवर है कि उसने गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचाया, उसने हमला भी किया, लोगों को ज़ख्मी भी किया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, इस पर कोई मुकदमात का इंदराज भी नहीं हुआ। और देखिए फरा, इतना पुराना मामला है कि कई ऐसे अलॉटीज़ हैं कि जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। अब उनके जो बच्चे हैं वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं कि भाई हमारे वालिद के नाम पे, हमारी वालिदा के नाम पे यहाँ पे अलॉटमेंट हुई थी, हमें दे दें, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकल रहा है। तो सेनेटर बहरमंद तंगी साहब से बात करते हैं, जिन्होंने ये मामला जो है ये सेनेट की कायमा कमेटी बराए मकानात और तामीरात के इजलास में उठाया है। गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सेनेटर बहरमंद तंगी साहब। फरमाइएगा, इस्लामाबाद के कौन कौन से सेक्टर्स ज़ेरे बहस आए जहाँ पर कब्ज़ा माफिया जो है वो सरगर्म पाया गया? देखिए, मैंने आज से तकरीबन 2 साल पहले एक सवाल जमा किया था G14 सब सेक्टर 1 पे, लेकिन इस वक्त G14 सब सेक्टर 1, 2, 3 पे तकरीबन हजारों लोगों ने कब्जा किया है। और जब अथॉरिटी बनी तो बाजवा DG साहब हैं और उसने कहा था कि अथॉरिटी बनने दे, मुझे ताकत दे कि मैं लोगों को अपना हक भी दिला सकूं और जो काबिज़ीन है उनसे कब्जा भी हासिल करूं। लेकिन 2 साल से मैं स्टैंडिंग कमेटी हाउसिंग एंड वर्क्स में अपने सवाल के पीछे घूम रहा हूं और जो अथॉरिटी DG हैं या सेक्रेटरी साहब है या इंस्टीट्यूशन से अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सका। और मैंने उनको ग्राफिकल फिगर के साथ सब कुछ बता दिया कि आप लोगों ने 2017 में 1100 लेटर्स दिए हैं जो कि आज तक उस पे 1% अमल नहीं हुआ है। सब सेक्टर 1 G14 पे
1 में जो मैं अब आपको बात बता रहा हूँ, 580 जो लीगल लोग हैं, जो मुकामी लोग हैं, जिनके आबा व अजदाद यहाँ आबाद थे, मैंने कहा चलो 1100 या 2000 लोग जो काबिजीन है, इलीगल है, आप उनको नहीं उठा सकते हैं, लेकिन जो 580 फैमिलीज है वो आपको बार बार कहते कि हमारी कंपेंसेशन दे दे, हमें प्लाट दे दे, हमें पैसे दे दे, ताकि हम यहाँ। सेनेटर साहब, 2007 से आपने बताया ये मामला चल रहा है, फिर 580 मकामी लोग हैं, 1100 कब्जा माफिया हैं, हुकूमतें क्यों नाकाम रह रही हैं अपनी नाक के नीचे से ये कब्जे छुड़ाने के लिए? इस्लामाबाद के बारे में तो सोचा जाता है, वहां पर तो ऐसी कोई इलीगल एक्टिविटी हो ही नहीं सकती। देखिए, मैंने उनसे सवाल किया था सब सेक्टर 1 G14 से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब मैंने उनको सब सेक्टर 2 और सब सेक्टर 3 के बारे में बताया, मैंने कहा ये मुझे बताएं कि जो लीगल लोग हैं, जो मुकामी लोग हैं, जो आपके पास आ चुके थे कि भाई आप हमें प्लाट दे दे, पैसे दे दे, ताकि ये जगह हम छोड़ दे, अभी तक आप लोगों ने उनके लिए क्या किया? जहां तक हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि 15 डेज में आप इनसे कब्जा ले ले, ओनली सेक्टर 1 सब सेक्टर 1 में 1100 प्लस लोग काबिजीन है। आप मुझे ये बताएं, मैं आपसे एक बहुत मजे की बात बता दूं कि ये क्यों कब्जा नहीं ले रहे जी? इसलिए कि इस इदारे में ऐसे लोग हैं कि उन लोगों से मंथली पैसे लेते हैं। बैरामैन तंगी साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो भी बेबसी नजर आ रहे थे ना। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आपको पता है जब CDA ने एक्वायर करनी होती है कोई लैंड तो उसके बारे में बताया जाता है, वहाँ एक्वायर करना, आप वहाँ पे ले लें तो उसके कॉम्पनसेशन में आपको प्लॉट मिल जाएगा CDA के सेक्टर में। तो इस तरह की माफियाज जो है वो सरगर्म है, जो कि इदारों के अंदर भी है। बिल्कुल। टाइम फॉर ब्रेक। सब सवेरे पाकिस्तान में, और हमजा का मुताबिक टॉप स्टोरी सबसे पहले जाएंगे टॉप स्टोरीज पर। कि इलेक्ट्रिक के सिंध में गैर अलानिया लोड शेडिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर नोटिस ले लिया। यूं लगता है आखिर में कंपनी के ताने बाने मुंबई से निकलेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। लाहौर की टोलिंटन मार्केट परिंदों और जानवरों की गवानता नामों पे छोटे छोटे पिंजरों में गुंजाइश से ज्यादा परिंदे बेरहमी से कैद, धूप और हवा का मुनासिब इंतजाम ना होने से बेजुबानों का बुरा हाल। जिगर के मर्ज में मुब्तला गुलकार शौकत अली गैम्बेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खैरपुर में दाखिल। शौकत अली ने सूफियाना कलाम और पंजाबी गानों में खूब नाम कमाया। बिजली तो की बात कर रहे हैं हम। बिल्कुल। सबसे पहले तो कराची वालों के जो मसाइल हैं वो एक की बात करते हैं तो दूसरा होता है, दूसरे की बात करते हैं तो तीसरा होता है। और ये बिजली वाला जो मसला है इस पे तो चीफ जस्टिस भी बारहा कह चुके हैं, लेकिन वो मसला हल नहीं हो। जो कल की गुफ्तगू है उसमें जो रिमार्क्स और जो बातें मंजर आम पे आई हैं वो बड़ी अहम है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि ताने बाने जो है वो जाके बिलाखिर मुंबई में मिलेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि CEO कहाँ हैं। ये भी पूछा गया कि नेपरा ने जो कहा था कि सिस्टम में 900 मेगावाट शामिल करने के लिए नेपरा ने क्या किया, ये सवाल किया गया, जिसपे चेयरमैन नेपरा ने अदालत को बताया कि के इलेक्ट्रिक ने खुद ही इसके खिलाफ हुक्म इम्तनाई जो है वो लिया रखा है। और अब अगर आपको इल्म में हो ना हमजा के कराची इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन थी जो कि फिर निजी तहवील में दे के इसे के इलेक्ट्रिक का नाम दिया गया था, और उस वक्त से इसके मुसलसल जो है मसाइल वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। 164 मिलियन डॉलर के एवज़ ये इदारा जो है ये निजी तहवील में दिया गया था, निजी इदारे में। लेकिन बिजली के तरसील के निज़ाम को बेहतर बजाने के बजाय तांबे की तारें हटा दी गई। बारिशों का पिछला जो सिलसिला हुआ उसमें बिजली का सिलसिला मुअत्तल रहा। अभी हीट वेव का है, अभी हीट वेव का, और चीफ जस्टिस ने कह दिया कि मुझे फ़ोन आते हैं भाई, मुझे मैसेज आते हैं कि 3-3 दफ़ा लोड शेडिंग होती है, रात को बिजली नहीं होती। और फिर उन्होंने कहा कि ये अखबारों में खबरें लग रही हैं कि जी कि मुंबई से जो नेटवर्क की बात कर रहे हैं उन्होंने ये नाम लिया कि ये शर्मा वर्मा कौन है, ये शख्स कौन है। जब आपके चीफ जस्टिस ये बात कर रहे हों कि इलेक्ट्रिक एक इदारे के हवाले से, तो कराची वालों के मसाइल फिर किधर होंगे और वो कितने परेशान होंगे। बिल्कुल।
तो ये जो हीट वेव है, यकीनी तौर पे बिजली का इस्तेमाल बढ़ेगा, महंगाई का बोझ पहले ही है, और अब पावर डिवीज़न का जो जारी करदा नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक कराची इलेक्ट्रिक के जो के इलेक्ट्रिक के टैरिफ में 1 रुपया 9 पैसे से लेके 2 रुपया 89 पैसे तक का इजाफा होगा। कितना बोझ आवाम के ऊपर। और ये कहा जा रहा है कि जी कि दीगर बिजली जो कंपनीज है ना इस टैरिफ को उसके मुताबिक, क्या अब जो समाअत हुई उसके हवाले से वफाकी हुकूमत से 2 हफ्ते में प्रेजेंटेशन मांगी गई है, और जबकि नेपरा से 4 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली गई है। ऐसी बात कि इलेक्ट्रिक ने भी की थी, लेकिन अदालत ने वो बात उनकी जो है ना इस्तदा को तस्लीम नहीं किया। हम जितना भी इसको एक्सप्रेस करने की कोशिश कर लें, हम उन अवामी जज्बात की तर्जुमानी नहीं कर सकते जो वहाँ पे रहने वाले लोग फील करते हैं, तो उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि वहाँ पे क्या बीत रही है कराची के रहने वालों पर। तो बहुत बढ़ा दिया भाई, क्या करें, अभी गरीब आदमी है, हम क्या कर सकते हैं हुकूमत से, ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। भाईजान जो पहले बिल आता था 3-4 हज़ार, अभी महीने के दिन 2-3 हज़ार बढ़ता है। 3 महीने के इतना कमाता नहीं हूँ जैसे सरकार को देता हूँ। सरकार की मेहरबानी है मैं लोगों का। घर का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है, तब्दीली सरकार ने ऐसा आवाम को पहुँचा दिया। बहुत बढ़ गई है मेरा भाई, हमारे जेबों में बिल पड़े हुए, जहाँ हमारा 2000 बिल आता था उधर 7-7 हज़ार रुपये बिल आने लगा। जाते कंप्लेन करने बताने दो, कह रहे भाई भरना पड़ेगा। बिल्कुल, ये तो आम आवाम की जो थी ना आवाज़ थी, कुछ मुक्तदर आवाज़ जो है उसको भी सुनने की कोशिश करते हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर नेशनल असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। आफ्ताब जहांगीर साहब अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग सर। बड़े मसाइल हैं, अब तो चीफ जस्टिस भी ये बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक का मसला कोई हल होता हुआ आपको नज़र आ रहा है? वफाकी हुकूमत क्या कर रही है इस पर? जी बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया। देखिए बात ये है कि हर चीज़ अगर हम अदालतों पे छोड़ देंगे तो अदालतों पे तो उस वक्त जाता है आदमी की जब वो समझता है कि उसकी दादरसी कहीं ना हो। लेकिन क्योंकि इस वक्त सूरत ऐसी है कि वाकई हकीकतन कराची की आवाम की कोई दादरसी नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं खुद इस तजर्बे से गुजरता हूँ डेली बेसिस के ऊपर के 2-2, 3-3 दफ़ा लोड शेडिंग देखनी पड़ती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे साथ कुछ बेसिक गलतियाँ हमसे हुई हैं। वो ये कि हमने एक इतना बड़ा मेगा शहर जो कि 90% रेवेन्यू सिंध को देता है और 65% रेवेन्यू जो है वो सूबे वफाक को देने वाला शहर जो है उसको हमने एक कंपनी के रहम करम पे छोड़ दिया। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि दुनिया के अंदर ऐसा होता है कि कंपटीशंस होती हैं, उसमें जब तक 2-3 कंपनियां ऐसी ना होती एनर्जी के हवाले से, इलेक्ट्रिक के हवाले से और मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से, तो उस वक्त तक वो उस चीज़ को अपनी सर्विसेज को बेहतर नहीं करती। लेकिन क्योंकि आपने ये देखा कि एक ही कंपनी है पिछले 10-12 साल से जो मुसलसल चल रही है और उसमें कहीं भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, तो जब इम्प्रूवमेंट नहीं हुई तो 2013 का जो उनके साथ माहिदा था उसको तजदीद नहीं करना चाहिए था। फिर उसके बाद 2018 का माहिदा हुआ, उस वक्त भी उस पर कोई इतनी खास तवज्जो नहीं दी गई। और अब ये सूरत हाल है कि हम बार बार मीटिंग्स करते हैं, बार बार के इलेक्ट्रिक के ऑफिस के बाहर जाके धरना भी देते हैं, बैठते भी हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास तैयारी ही मुकम्मल नहीं है। मैं आपको ईमानदारी की बात बता रहा हूँ कि आप यकीन करें कि इतनी सूरत हाल पर रहेंगे तो पिछले अगले 10 साल भी कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए बेहतर ये है कि कोई बड़े डिजास्टर्स मैनेजमेंट मेजर्स लेने पड़ेंगे ताकि कराची की आवाम को रिलीफ मिल सके। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जो मसाइल हैं, लेकिन अभी जो एक बात डिस्कस की जा रही है वो ये भी है कि ताबिश गौहर साहब को वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी बराए तवानाई जो है लगाया गया। ताबिश गौहर साहब जो हैं ये CEO जो हैं के इलेक्ट्रिक के, उनके साथ इनका ताल्लुक भी है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे, उसको क्यों नहीं देख रहे हैं आप लोग? और जैसे ही अभी आए हैं साथ ही टैरिफ में इजाफा हो गया, 2 रुपये 89 पैसे जो हैं वो कीमतों में इजाफा हो गया, तो लोग तो फिर हुकूमत पर ही तनकीद करेंगे ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को तो ये देखना है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे ना ऐसी अपॉइंटमेंट्स हो। अच्छा बड़ा बात आपकी सही है, लेकिन ताबिश गौहर साहब जो थे वो तर्जुमान थे के इलेक्ट्रिक के। हो सकता है कि मुझे नहीं क्योंकि उनकी जो अपॉइंटमेंट्स हुई उसकी क्या वजूहत है, लेकिन हो सकता है कि वो कुछ ऐसी एडवाइस दे सकें गवर्नमेंट को कि जी जिससे ये बेहतरी की तरफ जा सकता है। लेकिन ये कि मैं फिर ये कहूँगा कि देखें ये एक प्राइवेट इदारा है, इसको दूसरे मुल्क के दूसरे इदारों के दूसरे कंपनीज के साथ इसका टैरिफ नहीं करना चाहिए। यहाँ पहली सूरत हाल बहुत परेशान है, लोगों की माशी सूरत हाल इतनी ख़राब हो चुकी है कोरोना की वजह से, तो उसमें इस टैरिफ का इजाफा भी जो है अब यकीनन जब इजलास होगा पार्लियामेंट के अंदर हम भी इस बात पर उठाएंगे, क्योंकि हम कराची की आवाज़ है। यकीनन हम PTI से हमारा ताल्लुक है, लेकिन उसके साथ साथ हम आवाम तो कराची की है ना, हम आवाज़ हम कराची की हैं।
और अगर हम अपना मुकदमा नहीं लड़ सकते तो फिर कौन लड़ेगा? तो ये कि हम बड़े इसमें बहुत संजीदा है इस मामले। बिल्कुल ठीक। आफ्ताब साहब, मुकदमा कौन लड़ेगा? एक शख्स ने बात की थी, फिरदौस शमीम नकवी साहब ने इस्तीफ़ा देना पड़ा, अब खामोश है, ना इस्तीफ़ा कबूल हुआ, किधर है नज़र नहीं आ रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है इस वक्त कराची की, 14 सीटें आप लोगों ने ली। क्या आपको नहीं लगता कि ये आवाज़ अगर वफाक में सुनी नहीं जाएगी तो फिर कराची अगली दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद इस तरह से वोट नहीं देगा, इतना भरोसा नहीं करेगा जितना 2018 के इलेक्शंस में किया था? अच्छा हमजा, बिल्कुल आपकी बात सही है, ये हकीकत है। लेकिन जब फिरदौस भाई ने जब अपनी बात रखी थी तो वो मैंने उनको सपोर्ट किया था। देखिए जब आदमी, मैं वो अभी फ्रस्ट्रेट हूँ, मैं अगर जब आवाम में जाऊंगा तो मेरी फ्रस्ट्रेशन का इज़हार तो होगा, उस इज़हार के तौर पे मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन वो मेरे दिल की आवाज़ तो नहीं हो सकती। लेकिन मैंने अगर अपने कायद के बारे में कोई बात कही है तो इसलिए नहीं कही कि खुदा ना खास्ता मुझे अपने कायद से कोई इख्तलाफ है या कुछ है, बल्कि उनकी तवज्जो दिलाने के लिए कि भाई ये बहुत सीरियस मामला है। वो उस वक्त उन्होंने गैस के हवाले से, क्योंकि के इलेक्ट्रिक के पास जब जाते हैं तो वो कहते हैं जी हमें प्रॉपर प्रेशर के साथ गैस नहीं मिल रही, तो हम ये कहते हैं कि भाई अगर ये इदारे जो गवर्नमेंट के इदारे हैं ये आपस में बैठ कर क्यों नहीं हल निकालते, और ये अगर हल नहीं निकालेंगे तो आपने जैसे कहा 14, मैं कहता हूँ कि भाई 2 भी सीटें मिल जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि आवाम अब बहुत बाशऊर हो चुकी है। वो परफॉर्मेंस बेस्ड है, वो अब वो परफॉर्मेंस बेस्ड हो गई, वो नजरियात और वो मोहब्बत, वो इश्क के दौर से निकल चुके हैं, क्योंकि उन्होंने पिछली 2 दफा पीपल्स पार्टी लीग को देख चुके हैं। अब पीटीआई को देने के बाद अब जो परफॉर्मेंस देगा, जो उनके मसाइल को हल करेगा, जो उनके मसाइल की बात करेगा, कराची की आवाम उनके साथ खड़ी। आफ्ताब साहब ये भी फरमाइएगा ना कि कल चीफ जस्टिस साहब जब इस्तेफसार कर रहे थे कि कौन है सीईओ, कहाँ है, इसके ताने बाने जो वो तो जाके मुंबई में मिलेंगे, तो एक मेजर शेयर होल्डर तो अबराज ग्रुप भी है ना, जिसने बहुत सपोर्ट भी किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शंस में। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से इसलिए लोगों को उम्मीदें भी ज़्यादा थी कि आप लोग ज़्यादा चीज़ों को बेहतर अंडरस्टैंड भी कर सकेंगे, हल भी कर सकेंगे। इतने सारे इंट्री केसेस के बावजूद आपकी हुकूमत भी बेबस नज़र आ रही है, तो इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? अच्छा देखें, हम बेबस नहीं है, लेकिन मसला ये है कि इतना सारा बिगाड़ है, उसको जब भी हम सही करने जाते हैं तो 10 चीजें सामने आती हैं। आप यकीन करें हमजा साहब, बड़ा आप आए, हम आपको जब बिठाएंगे, मैं आपको ले जाके के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया के साथ बिठा देता हूँ। ये जितने सवालात आपके आप करेंगे, जब उनके जवाब सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। तो ये मैं ये कहता हूँ कि जब तक ये मुकम्मल तौर पर सारे इदारे मिलकर नहीं बैठेंगे कि अगर के इलेक्ट्रिक किसी इदारे के ऊपर कोई बात डालता है तो वो उसका जवाब तो दे वहाँ बैठकर और आवाम के सामने। देखिए मैं अदालतों के अंदर फैसले भी होते हैं, अदालतों के अंदर रिमार्क्स भी दिए जाते हैं अदालतों के अंदर, लेकिन ये तो मुसलसल दिए जा रहे हैं ना पिछले 6 महीने से, साल में से तकरीबन ये रोज की बात हुई है, लेकिन उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आ रही। तो इम्प्रूवमेंट लाने की या तो हुकूमत को चाहिए कि ब्लेम गेम नहीं होनी चाहिए, बैठ के बातचीत होनी चाहिए। आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। और फरा बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जब कोई सवाल उठा रहा है उसका जवाब तो दें, आगे से खामोश हो जाते हैं। जैसे हुक्म इम्तना का मामला है, उन्होंने कहा कि भाईजान वो तो उन्होंने ही लेके रखा हुआ है। तो एक ब्रेक की जानिब चलेंगे, उम्मीद करते हैं कि कराची का ये मसला जो है, देरीना मसला, ये हल हो सके। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और अब एक ऐसे इशू के ऊपर बात करेंगे जो हम हर रोज़ अपने इर्द गिर्द देखते हैं। हम समझते हैं कि बेहिसी हमारी जो है वो अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है। हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, इंसान हैं। अल्लाह ताला ने हमें एक दूसरे का एहतराम करने का, बहुत सारी मखलूक़ात का एहसास करने का हुक्म दिया है, लेकिन आपको नज़र नहीं आएगा। आप किसी जानवरों की मार्केट में चले जाएँ, आपको नहीं लगेगा कि वहाँ पर उन्हें रखते हुए मुनासिब जो एक पैरामीटर्स है उन्हें फॉलो किया गया है, उनकी सेहत, उनकी हिफाजत का ख्याल और बंदोबस्त किया गया। बिल्कुल ऐसी फरा, ये वो इशू है जिसको हम इशू समझते ही नहीं है। शायद हम इंसानों को नहीं समझते, हम तो हम इसको इशू ही नहीं समझते। हम टोरंटन मार्केट की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर पहले भी सवालात उठते रहे। अब सिविल सोसाइटी ने, वॉलंटियर ग्रुप्स जो थे उन्होंने एहतजाज भी किया है। छोटे छोटे पिंजरे हैं फरा, मैं उस सोसाइटी उधर गया हूँ, उस टोरंटन मार्केट में। पहले कहा गया कि इसको यहाँ से उधर मुंतकिल कर देंगे। मुंतकिल करना भी हल नहीं है जब उनको ठीक जगह पर रखा नहीं जा रहा होगा। तो ऐसे ही एक एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जो एहतजाज किया गया, क्यों किया गया, क्या थी, इन्होंने क्या वहाँ पर देखा, इन्हीं से जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में फरा मौजूद है सारा नमाज कंडापुर। सारा कैसी हैं आप?
गुड टू हैव समबडी लाइक यू जो कि इन चीज़ों के ऊपर, इश्यूज़ के ऊपर आवाज़ उठाते हैं। ये मसला क्या, एक टैलेंटेड मार्केट तो नहीं है ना, ये तो मसला हमारा इज्तिमाई है, नेशनल है जी। तो ये क्यों होता है आपके? सबसे पहले बिस्मिल्लाह करूँगी, थैंक यू आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाकर मौका दिया, बिकॉज देखें एक इंसान अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, सो आपको चाहिए होती है हेल्प। और वो कहते हैं ना कि कायदे आज़म ने भी कहा था कि जब आप यूनिटी रखेंगे तो आप ज़्यादा कुछ कर पाएंगे, ठीक है। एंड उनने भी अकेले पाकिस्तान हमारे लिए हासिल नहीं किया। सो सिमिलरली मुझे पता है टाइम कम होता है और बातें बहुत होती हैं करने के लिए, लेकिन सबसे पहले टॉलिंगटन मार्केट का क्या प्रॉब्लम है, उसका सबसे पहले प्रॉब्लम ये है कि जैसे सर ने फरमाया कि वहाँ पर वो गए हैं और हम भी सब जाते रहे हैं, और मैं तो जितना नहीं जा पाती, लेकिन और बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं जो वहाँ जाते हैं, उन्होंने वीडियोज़ बनाई हैं, हमने खुद वहाँ देखा हुआ है, ठीक है। मैंने अभी वहाँ से 5 बिल्लियाँ रेस्क्यू करवाई, किसी रेस्क्यूअर ने उसको रेस्क्यू किया और उन्होंने मुझे कहा कि देखिए हम इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो आप स्पॉन्सर करें। मैंने कहा हम स्पॉन्सर कर देते हैं। अच्छा, होता ये है कि मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि वहाँ पर मार्केट है, ठीक है, और ये सिर्फ लाहौर की टॉलिंगटन मार्केट तक लिमिटेड नहीं है। रावलपिंडी में जो पेट मार्केट है वहाँ पे भी यही हालात है, कराची के अंदर जो पेट मार्केट है वो भी यही हालात हैं। अच्छा, और सबसे बड़ा जो मेरे ख्याल में गज़ब है वो ये है कि इन लोगों ने पेट मार्केट को और मीट मार्केट को इकट्ठा कंबाइन किया हुआ है, ठीक है। टॉलिंगटन में तो सबसे बड़ा इशू है, आप जब ऑलरेडी एक पेट मार्केट है, वहाँ बर्ड्स हैं, ठीक है, और बाय द वे बहुत सारी इलीगल वहाँ पे वाइल्ड लाइफ बर्ड्स हैं जिनको जो वाइल्ड लाइफ के लॉ के अंडर आती हैं और उनको इलीगली वहाँ पे रखा हुआ है और उनकी सेल हो रही है। तो एक तो ये पॉइंट भी मैं हाईलाइट करना चाहूँगी कि द वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट नीड्स टू स्टेप इन, ठीक है, एंड वो इस चीज़ को इलीगल ट्रेड को स्टॉप करें। नंबर 2, बात होती है तो अक्सर लोग कह देते हैं कि जी टॉलिंगटन मार्केट के जो शॉप के ओनर्स हैं वो बड़े गरीब लोग हैं, तो इंसानों का आप हर्ज करेंगे जानवरों के लिए, नहीं, वो लोग गरीब नहीं हैं। और अक्सर वहाँ पर स्टोलन पेट्स की सेल होती है और कई बार वहाँ से लोगों के स्टोलन पेट्स पकड़े गए हैं और पुलिस को इस चीज़ का पता है और गवर्नमेंट को भी इस चीज़ का पता है और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनको भी इस चीज़ का पता है, लेकिन इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, ठीक है। बहुत सारे रेस्क्यूअर्स, बहुत सारे ओनर्स जिनके पेट्स चोरी हो जाते हैं या गुम जाते हैं, वो इलीगली बेचे जा रहे होते OLX पे, वो इलीगली बेचे जा रहे होते इस मार्केट में और लोगों ने वहाँ से आके पकड़े हैं। नंबर 3, केजेस इतनी छोटी हैं और उसमें अक्सर आप यकीन करेंगे कुछ पपीज़ या किटन्स मरे पड़े होते हैं और उनके साथ ही और जानवर बैठे हुए होते हैं, ठीक है, और कोई लाइसेंस इसमें से बायर या सेलर नहीं है, ठीक है। हमारे मुल्क में नंबर 1 इन सारी प्रॉब्लम्स का क्या इलाज है, मैं टाइम ज़ाया नहीं करूँगी, मैं सबसे पहले बात करूँगी कि नंबर 1 आपके जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं जो उनकी ज्यूरिसडिक्शन है वो उसके अंदर लॉज इन अ वे कर सकते हैं, ला सकते हैं, पास करवा सकते हैं, बट वो अकेला ये काम नहीं कर सकते। अच्छा। तो ये सेनेट वगैरह के थ्रू, असेंबली के थ्रू वहाँ पे लॉज पास होंगे, वहाँ से इम्प्लीमेंटेशन के लिए दिया जाएगा ऑर्डर के इम्प्लीमेंट दीज लॉज एंड देन दोज लॉज विल कम इनटू बीइंग। अच्छा, नंबर 2 क्या है, फिर आपके जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं उनकी ज्यूरिसडिक्शन में फिर उनके पास कुछ ऐसे इंस्पेक्टर्स होने चाहिए जो जाके इंस्पेक्शंस किया करें कि जी इस एरिया में डॉग कलिंग हो रही है या इस एरिया में रेबीज़ फैल रहे हैं या TNVR जो हमने एक नई कैंपेन शुरू किया, ट्रैप, न्यूटर, वैक्सीनेट एंड रिलीज़, इसके बारे में क्या काम किया जा रहा है। और नंबर 3, आप वहाँ पर लाइसेंस्ड सेलर्स रखें, जो दुकानदार हैं उनके पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर वो लाइसेंस्ड नहीं है, अगर वो उन सारे स्टैंडर्ड्स पे नहीं उतर रहे तो उनको आप लाइसेंस ही ना दें। पाकिस्तान में लाइसेंस ही नहीं है किसी, हमारे सारे लोग ड्राइव करते हैं, सड़क पे निकल आते हैं। मेरे फादर जस्टिस थे, मुझे याद है कि जब मैंने उन्हें कहा कि मेरा लाइसेंस बनवा दें, कुछ नहीं होता, तो ही सेड कि नहीं, कल को तुम पकड़ी जाओगी तो लोग कहेंगे कि जज की बेटी है तो यही लॉ ब्रेक कर रहे हैं, तो वो कहाँ मेक करेंगे। तो अगर हर माँ बाप या हर कोई ऐसे रिस्पॉन्सिबली सोचे तो वी कैन डू दैट। अच्छा, लेकिन ये जो इज्तिमाई रवैया है, हाउ अबाउट दैट, ये तो स्ट्रीट्स में भी है हमारे साथ, हम कहीं भी देखें, तो इसको कैसे बदलने की ज़रूरत है? क्योंकि एक मार्केट, जैसे आपने खुद कहा, ये किसी एक मार्केट का इशू नहीं है, ये तो ओवरऑल रवैया है कि हम जानवरों के साथ नहीं उस हमदर्दी के साथ पेश आते जिस तरह से हमें आना चाहिए। देखें, उसके लिए वी नीड टू एजुकेट पीपल, वी नीड टू स्प्रेड अवेयरनेस, और ये जो हम सारे एक्टिविस्ट हैं, और हमने जब ये काम शुरू किया था आज से 9-10 साल पहले, तो तब मैं शायद हम 4 लोग थे, आज हम हज़ारों की तादाद में हो गए हैं, ठीक है, एंड बढ़ते जा रहे हैं।
ग्रुप्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें 2-2, 300 मेंबर्स हैं, ग्रुप्स से ग्रुप्स बन रहे हैं, बहुत सारे शेल्टर्स खुलना स्टार्ट हो गए हैं, जो कुछ केसेस को लोग आपस में कनेक्टेड हैं, वो हेल्प करते हैं स्ट्रीट एनिमल्स को, लेकिन ये बहुत छोटी लेवल पे हो रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले देखें कानून बनाया जाना चाहिए और हमें इस चीज़ के ऊपर लॉज पास हो जाने चाहिए कि आप आवारा कुत्तों को, या जैसे गली के कुत्ते होते हैं, मैं उनको आवारा नहीं कहती बिकॉज उनका घर वो है ना, हमारा घर होता है, वो उनका घर है। अभी भावलपुर में भी एक वाकया जिसका वज़ीर आला ने भी नोटिस लिया है कि वहाँ बच्चों को काट लिया और वो बच्चों की मौत हो गई उससे। तो इस तरह के मामला भी देखिए, उसके लिए भी हल भी ये है कि वो गोलियां मार दी जाती हैं, उनको मार दिया जाता है। ये क्या देखिए, मैं आपको एक बताती हूँ, ये जो बच्चों को और लोगों को काटने का होता है ना, देखिए इसमें थोड़ा सा हमारी अपनी आवाम का भी मसला है। वो क्या होता है कि हमको बचपन से ये सिखाया जाता है कि यार ये हम लोग एक बड़ा, मैं एक एक्शन करके दिखाऊंगी कि जानवर को स्पेशली स्ट्रीट्स में आप ऐसे करते हैं, आप ऐसे नहीं करते हैं। तो अगर आप ऐसे करेंगे और बच्चे, अक्सर मैंने देखा है किटन्स खा के हवा में घुमा रहे हैं, उनको पत्थर मार रहे हैं, तो देखिए माँ या बाप का जज्बा, आप एक मदर हैं, आई डोंट नो इफ यू हैव चिल्ड्रन और नॉट, बट एक माँ बाप का जज्बा अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने का होता है, उसकी ये इंस्टिंक्ट होती है। सो आधे से ज़्यादा टाइम ये जो वाक़यात होते हैं वो इसलिए होते हैं कि इन कुत्तों को आप एग्रोवेट करते हैं, तो वो इस वजह से जो एनिमल्स होते हैं वो अपना रिटेलिएट करते हैं, बिकॉज वो उनकी तो एक इंस्टिंक्ट है ना। लेकिन जहाँ पे वो इंटरवीन करने लग पड़े वहाँ पर उसको मुनासिब तरीके से हैंडल करना जरूरी है, बेरहमी नहीं होनी चाहिए, जो हमजा भी उसके लिए बहुत आराम से डील कर सकते हैं। देखिए जी, हम लोग के पास ये SPCA का इदारा है, ठीक है, जो कि इट वाज अ वेरी स्लीपी सेल इन द US यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी फॉर वेटनरी साइंसेज है, हॉस्पिटल है। अंग्रेज़ ने 1819 में 80 में बनाया था ये लॉ कि जी आप एक जो वर्किंग एनिमल्स हैं उनको ओन करने के लिए उनके लिए प्रॉपर तरीके से लॉज लिखे गए थे, बनाए गए थे कि अगर अगर मेरा एक गधा है, मैं उसका मालिक हूँ, ठीक है, और तो उसको मैं अब्यूज़ नहीं कर सकती, उसको ओवर यूज़ नहीं कर सकते। तो वो उस ज़माने में फ़ीस होती थी, फ़ाइन होता था 50 रुपीज़ का उस ज़माने में, ठीक है, 18वीं सदी में, जो 50 रुपये बहुत ज़्यादा थे जी, ठीक है। और अब आके फिर इन द फॉलोइंग ईयर्स उसको कुछ भी नहीं एडिशन हुई, सिर्फ पिछले कुछ साल पहले फ़ाइन को शायद बढ़ा दिया गया। लेकिन हम ओपनली देखते हैं कि जानवर जो है उनको ओवरलोड किया हुआ है। एक मसला नहीं है ना, ओवरलोड किया होता है, मार रहे होते हैं, उनकी टांगें फिसल रही होती हैं, पसीने गिर रहे होते हैं, कोई भी नहीं रोकता। इसी तरह की एक तस्वीर फरा मैंने देखी, उसमें सोशल मीडिया पर थी कि एक शख्स है, उसने मतलब गधा रेडी है, उस पे उसने फल लगाए हुए हैं, एक अम्ब्रेला जो है वो उसने फल के ऊपर ली हुई थी और एक उसने जो है ना वो अपने उस जानवर के ऊपर की हुई थी और लिखा हुआ था कि जो नोबेल प्राइज है ना अमन का, वो इसको देना चाहिए, इस शख्स को देना चाहिए। तो लिंटन मार्केट के जब ये हम इस स्टोरी पे भी बात कर रहे थे मैं और फरा, तो मेरा क्वेश्चन फरा से भी ये था जो मैं आपसे करूंगा कि आम आवाम के जहन में, जैसे मेरे जहन में ये बात थी कि भाई वो लोग तो वहाँ पर सेल एंड परचेज कर रहे हैं, तो जिन्होंने वो जानवर बेचने हैं वो क्यों उनका ख्याल नहीं रखेंगे, उनका तो सरमाया ही वो है। तो एक ये आम पर्सपेक्टिव है। देखिए, सबसे पहले बात ये होती है कि जब से हमारे मुल्क में कुर्बानी का टाइम आता है, मैं खैर वेजिटेरियन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बट द थिंग इज़ कि जब एक कुर्बानी का टाइम है तो वो हम सबका फ़र्ज़ है एज़ मुस्लिम्स, आई मीन एज़ अ मुस्लिम ऑल्सो, मैं उसको वो नहीं कर सकती, ऑब्जेक्टिवली मैं ये नहीं बात करूँगी, सो आई जस्ट से कि हाँ करना है। तो जब वो सारा साल हमने उन जानवरों को, ये जो इनके ओनर्स होते हैं, वो उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, उनका ख्याल रखते हैं ताकि उनको वो मार्केट में बेच सकें, तो वो उनका ख्याल रखते हैं। लेकिन ये टॉलिंगटन मार्केट्स वगैरह जैसी जगह, दे आर नॉट लाइसेंस्ड पीपल, दे हैव मोस्ट ऑफ द पेट्स आर स्टोलन। और कोई कौन अपनी पर्शियन बिल्ली बेचेगा और उसको वो कहेगा कि जी मैंने तो तुम्हें 5000 में बेच दी, तुम आगे जितने में बेचो। इट्स अ टू वे प्रोसेस ना, अगर बायर्स मौजूद नहीं होंगे, अगर लोग जो है वो सेंसिटाइज होंगे, तो फिर खुद ब खुद चीजें जो है। आई टोटली एग्री विद यू फरा, एंड दैट्स व्हाई जो अभी प्रोटेस्ट हुई है उसके अंदर भी यही का पॉइंट ऑफ व्यू था, और मेरा अपना पर्सनली एज एन एक्टिविस्ट यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि देयर शुड बी नो एनिमल्स इन जूज
ठीक है, देयर शुड बी नो एनिमल्स इन एक्वेरियम्स, ठीक है, देयर शुड बी नो फिश देयर, दे आर वाइल्ड लाइफ फॉर अ रीज़न, दे आर सपोज टू बी वाइल्ड। एक और बहुत जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि टॉलिंगटन मार्केट का कंप्लीट एंड टोटल शट डाउन होना चाहिए, इससे किसी की रोज़गार ख़त्म नहीं होगी। मोस्ट ऑफ द एनिमल, दीज पीपल डू नॉट डिजर्व टू कीप दीज एनिमल्स, ठीक है, वो अपने गन में, अपनी उल्टियों में, अपने फीसेस में बैठे होते हैं और ना उनको खाना पीना दिया जाता है, और लॉकडाउन में भी हम और कई और लोग जाकर जानवरों के लिए लड़ते रहे हैं कि उनको खाना दिया जाए। ये एक इशू जो सारा ने किया ना एंड पे कि जब लॉकडाउन था तो दुकानें बंद थी और बहुत सारे लोगों ने इस पर आवाज़ उठाई थी कि उस वक्त उन जानवरों को भी लुक आफ्टर नहीं किया जा सक रहा था। सो रहम का जो एक सिलसिला है वो रहना चाहिए, भले वो इंसानों के साथ हो या जानवरों के साथ हो। एक ब्रेक की जानिब चलेंगे, स्टे विद अस। गुड मॉर्निंग, सब सवेरे पाकिस्तान में। और कल आपको याद होगा कि एक ड्रामेटिक मूवमेंट आया था नेशनल T20 कप के सनसनीखेज मुकाबलों में, जहां पर के जो सिंध की खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ सिंध की जो यकीनी शिकस्त थी वो फतह में तब्दील हो गई थी। और ये एक ऐसा मोमेंट था जिसने हमें शारजा के छक्के की याद दिला दी। आखिरी बॉल पे 5 रन चाहिए, दानिश अजीज़ ने छक्का मारा और फराह आखिरी ओवर में 20 रन स्कोर किए, चौका छक्का फिर चौका फिर छक्का, और ये बड़ी बेहतरीन इनिंग्स थी जो उनकी जानिब से खेली गई है। और ये हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनके लिए बड़ी ख़तरे की घंटी बन रहे हैं, जो नए नौजवान चेहरे हमारे सामने आ रहे हैं। अच्छा है कि नेशनल T20 कप को इतनी कवरेज मिल रही है कि नए चेहरों को देखा तो कम अज़ कम जा रहा है। और दानिश अजीज़ और अनवर अली 70 रन जो है इनकी पार्टनरशिप रही थी, इसमें 72 जो है वो दानिश अजीज़ के थे जो कि नॉट आउट भी रहे। अनवर अली ने 33 रन बनाए। आखिरी जो गेंद है उस पर छक्का लगा के उन्होंने मैच का जो पासा पलट दिया उसने शायकीन के दिल भी जीत लिए। बिल्कुल, और इसको वही जिस तरह फरा भी कह रही थी कि ना इसको शारजा के छक्के के साथ जो है बहुत ज़्यादा रिलेट किया जा रहा था। जिस तरह जावेद मियांदाद साहब ने छक्का मारा था चेतन शर्मा को, ये आप वो छक्का भी देख सकते हैं। और फिर जिस तरह दानिश अजीज़ ने मारा और वो भी एक्साइटेड हुए, उन्होंने भी दोनों बाजू उठा लिए, तो बड़ा एक बेहतरीन और देखने में ही आ रहा है कि इतने सनसनीखेज मुकाबले हो रहे हैं। दूसरा मुकाबला भी बड़ा सख्त हुआ, 205 रन थे, सेंट्रल पंजाब ने 202 रन स्कोर किए हैं। मुकाबला वो भी खासा सख्त था। इसी तमाम तर सूरत हाल पर कि कितने अच्छे चेहरे हमारे सामने आए हैं, नए चेहरे आए हैं, और सीनियर्स को कितना वो कह रहे हैं कि आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, नहीं तो हम तो तैयार बैठे। फरा वाकई मैं नहीं सोच रहा था जब मैं मैच देख रहा था कि ये छक्का लगेगा, लेकिन वो बेहतरीन छक्का था, सीधा उन्होंने वही छक्का बेहतरीन होता है जिसमें आप उम्मीद और नाउमीदी के बीच में कहीं लटक रहे होते हैं और वो हो जाता है, एंड देन यू रियलाइज कि अच्छा, और यही मेंटल टफनेस होती है जिसको मैं सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ किसी भी स्पोर्ट्समैन में और किसी भी इंसान में, कि वो मेंटली स्ट्रॉन्ग कितना है, यही तय करता है कि वो ज़िंदगी में और खेल के मैदान में कितना कामयाब होगा। एक बहुत अहम मामला पेरेंट्स के लिए ख़ास तौर पे ये सूबाई वज़ीर तालीम मुराद राज साहब ने भी इसकी निशानदेही की है। और मैं एज ए स्टूडेंट ये चीज़ बहुत ज़्यादा फेस कर चुका हूँ। तब हम कॉलेज जाते थे, 8 से 4 बजे तक कॉलेज होता था, 4:30 बजे एकेडमी लगा करती थी, 4:30 वहाँ से भागते थे और 4:30 एकेडमी पहुँचना है, 8:30 बजे वहाँ से छुट्टी हुआ करती थी। तो ख़ुद से क्या पढ़ना होता था वो आप इस पूरे जो है ना प्लान के अंदर देख सकते हैं। यही बात मुराद राज साहब ने की है कि सरकारी स्कूल और कॉलेज में जो असातिज़ा हैं उन पर पाबंदी लगाने का सोचा जा रहा है कि वो अकेडमीज़ नहीं चला सकते हैं। और उसकी बड़ी वजह यही है कि स्कूलों में, कॉलेजों में उस तरीके की पढ़ाई नहीं हो रही होती और वही टीचर्स बहुत बेहतरीन पढ़ा रहे होते हैं अकेडमीज़ के अंदर। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये तो एक है कि इस मामले को रोकना चाहिए, लेकिन ये डॉक्टर्स पर भी ये पाबंदी लगनी चाहिए कि वो भी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर भी सरकारी अस्पतालों में भी यही हाल है। बट इससे होगा ये, इसकी दूसरी साइड भी तो है ना कि असातिज़ा की तनख्वाह कितनी है सरकारी, ये क्वेश्चन है। जब आप उनके लिए जायज़ मतलब फिर इसके अलावा वो क्या करें अपने घराने को अच्छी तरह से पालने के लिए, तो वहाँ पर आपको कॉम्पनसेट भी तो करना होगा ना। ये नहीं है कि आप सिर्फ उनको एकेडमीज़ बंद कर दें, एकेडमीज़ करने की भी तो कोई वजूहात हैं उनकी, उसको भी कंसिडर करना और उन शिकायत का अजाला करना जरूरी है जो सरकारी स्कूल के असातिज़ा फील करते हैं। बल्कि बहुत मीगर तनख्वाहें अब बढ़ी हैं, एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो दूसरी ऑप्शन के बारे में सोच ना रहे हों। ये एक बहुत अहम
फैक्टर है, लेकिन हमने ये देखा कि हमारे कॉलेजेस के अंदर उस तरह से पढ़ाई नहीं होती है जितनी अच्छी एकेडमीज़ में, और टीचर्स फरा चेंज नहीं हो रहे होते, प्रोफेसर्स वही होते हैं। हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, इस पर आपको दिखाते हैं। माजी में मयारे तालीम अच्छा और अकेडमी जाना शर्मिंदगी का बायस समझा जाता था, लेकिन अब जिसने अकेडमी में न पढ़ा वो आला नंबर्स हासिल नहीं कर पाता। असातिज़ा के तदरीसी अमल में पाए जाने वाले नकाइस ने तलबा में अकेडमी जाने का रुझान परवान चढ़ाया। एक क्लास में 80 तलबा कम वक्त में इतनी बड़ी तादाद को पढ़ाना और फिर सबक याद करवाना एक उस्ताद के लिए शायद मुमकिन नहीं हो पाता। इसलिए तो तलबा कहते हैं कि असातिज़ा इन्हें पूरा वक्त नहीं दे पाते, जिस पर इन्हें अकेडमी जाना पड़ता है। मैंने ज़्यादातर मैथ और इंग्लिश की वजह से अकेडमी रखी है, तो इधर सर ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाते हैं। हमें कॉलेज में स्ट्रेंथ वगैरह भी ज़्यादा होती है, तो इसलिए फिर हम अकेडमी रखते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट वगैरह फिर क्लियर हो जाते हैं। अकेडमी के असातिज़ा भी मुतफिक हैं कि सिर्फ पढ़ाना ही काम नहीं, टेस्ट लेकर तलबा को इम्तिहान के लिए तैयार करना भी ज़रूरी है। स्कूलों में जो कमी रह जाए वो इन्हें अकेडमी में दूर कर देते हैं। बच्चों का आस ये होती है कि अगर हम किसी अच्छी अकेडमी में जाएंगे तो कम अज़ कम ना सिर्फ हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, बल्कि हम उस सेशन में जो टेस्ट सेशन हमारा स्टार्ट होता है उसमें बच्चे जो है वो अच्छे मार्क्स जो है वो लेने की कोशिश करते हैं। बच्चों को अकेडमी पढ़ाना ज़रूरत बन चुका। अगर स्कूलों में निज़ाम तालीम और तदरीसी अमल को बेहतर बना दिया जाए तो वालिदैन पर अकेडमी की भारी फीसों का बोझ कम किया जा सकता है। कैमरा मैन जाहिद मलिक के साथ शाइस्ता शेख, 92 न्यूज़, फैसलाबाद। बड़ी अहम और ये इन्फॉर्मेटिव रिपोर्ट थी, और यही हमारा भी क्वेश्चन था कि बच्चों को जाना पड़ता है उधर पढ़ने के लिए और इतना फंस जाते हैं ना। फरा 8 बजे निकले सुबह और 8:30 बजे, मैं खुद अपने कॉलेज के दौर के अंदर इसी तरह से करता था, लेकिन पेरेंट्स के ऊपर बड़ा इजाफी बोझ पड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अब फरा मामला ये है, एक बहुत अफसोसनाक मामला है, और हम दुआगो भी हैं कि अल्लाह हमारे इतने बड़े जो हीरो हैं, हमारे इतने बड़े स्टार हैं, उनको सेहत कामला जो है अता फरमाए। लेकिन बात यह है कि हम क्यों अपने इस तरीके के जो हीरोज़ हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, उनको हमने तमगे तो दिए होते हैं लेकिन उनको सपोर्ट नहीं कर रहे होते। बिल्कुल बात हो रही है लेजेंडरी गुलकार शौकत अली साहब की, जो काफ़ी अरसे से जिगर के आर्जे में मुब्तला थे, बहुत कमज़ोर हो गए थे। उनकी जो भी हालिया पिक्चर्स आई हैं वो तो बहुत परेशान कुन है, लेकिन गैम्बेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खैरपुर में उन्हें दाखिल कर लिया गया और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हिदायत पर उनकी जिगर की इन्फेक्शन और जिगर का जो आर्जा है उसका इलाज होगा। सवाल पंजाब हुकूमत से भी बनता है कि आप लोगों ने क्यों नहीं एक वो फ़ख्र पंजाब भी मैंने कहा, पाकिस्तान का फ़ख्र तो वो है ही, लेकिन उन्होंने बहुत सारी फोक जो गायकी है उनकी वो पंजाबी में, और पंजाब की बहुत खूबसूरत तर्जुमानी उन्होंने की हुई है। एक दफ़ा मेरे इंटरव्यू में मेरे पास प्रोग्राम में आई तो मुझे उन्होंने एक लतीफ़ा सुनाया था, और वो उनकी हालत ज़ार देख के ना मुझे वो याद आ गया। उन्होंने कहा कि तोतों की एक दुकान थी और उस पर एक तोता जो है साइड पे बैठा हुआ था, तो इसकी कीमत क्या है और इसकी कीमत क्या, और उसकी कीमत बहुत कम थी। तो उन्होंने कहा कि ये तोते की कीमत इतनी कम क्यों है, तो उन्होंने कहा कि ये लेजेंड तोता है। इस तरह से उन्होंने वो शिकवा किया था उस रवैये का जिसका आपने इजहार किया है कि हम लोग फ़नकार को मतलब इंसान उस वक्त तक पूछते हैं जब तक वो हमें परफॉर्मेंसेस दे रहा होता है, उसके बाद हमें उसका कोई एहसास भी नहीं होता। पिछले साल जैसे आपने बात की पंजाब गवर्नमेंट की, इनको सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर लेके जाया गया था, इनकी तबीयत खासी ख़राब हो गई थी, और उस वक्त जो है इन्होंने फिर ये शिकवा खुद इन्होंने कहा कि जी मुझे इन फूलों की ज़रूरत नहीं थी जो हुकूमत की जानिब से आए हैं, जो यहाँ पर लोग मुझे मिलने के लिए आए, मुझे इस वक्त माली इमदाद की ज़रूरत थी ताकि मैं अपना इलाज करवा सकता। बहुत अच्छा ये प्रोजेक्ट है, सिंध हुकूमत को इस पर सराहा भी जाना चाहिए कि बहुत महंगा इलाज है जो वज़ीर आला मुराद अली शाह ने इसको टेकअप किया है, और वो अब कह रहे हैं कि इनका इलाज किया जाएगा। और जो वो डॉक्टर हैं वहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि खून के नमूने ले लिए गए हैं, रिपोर्ट्स आएंगी उसके बाद बाकायदा इलाज। क्योंकि मेरे इल्म में है तो अच्छी बात का जिक्र कर देना चाहिए। सबिया खानम साहिबा पाकिस्तान की एक लेजेंडरी फनकारा,
वो कनाडा में थी मुकीम और उनकी आंखों का इलाज होना था। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत थी उन दिनों में। अच्छा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने उनकी आंखों का इलाज जो है वो करवाया था। सो ये सेंसिटिविटी जो है ये हुकूमतों के अंदर अगर मौजूद हो, लोगों के अंदर मौजूद हो, तो ये रिफ्लेक्ट करती है फिर, और ये फिर अच्छा तासुर भी डालती है ना सिर्फ फनकारों के ऊपर बल्कि माशरे के हर तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के ऊपर। बिल्कुल। तमग़े हुस्न कारकर्द नवाजे जाने वाले शौकत अली साहब ने सुफियाना कलाम और पंजाबी गानों में भी खूब नाम कमाया। 1976 में वॉइस ऑफ पंजाबी और 1999 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड याफ्ता शौकत अली साहब के लिए सेहतयाबी की दुआ। बहुत तकलीफ़ हुई है मुझे तो उनकी इस खबर का सुन के, इसलिए कि उनके साथ अफेक्शन का रिश्ता हर पाकिस्तानी का रहा है और वॉइस ऑफ पंजाबी का इलाज भी पंजाब में ना हो सका। बिल्कुल, इलाज पंजाब में नहीं हो सका। फ़रा बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द सेहतियाब होंगे और उनका जो इलाज है सिंध में हो रहा है गम्बट में, और उम्मीद करते हैं कि वो सेहतियाब होंगे। आप भी उनके लिए दुआ कीजिए और अपने हीरोज़ को ना भूलिए। अपने हीरोज़ जब तक वो एक्टिव हों उनको तब तक ही ना सराहा जाए। जिस वक्त उनको हमारी ज़रूरत होती है हमें उनकी उस वक्त मदद करनी चाहिए और ये हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है। फ़रा बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और इजाज़त लेने का बिल्कुल वक्त हो गया है। हैव अ गुड डे और अल्लाह हाफ़िज़।